हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखिए कैसे याद करना है आपको। सिंपली आपको ऐसे याद करना है कि कुछ एक तो नेम रिएक्शंस हैं और उसके बाद आपको ये सोचना है कि कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जानता या जानती हूँ। उन कंपाउंड को सबको कन्वर्ट करने के तरीके हैं और वो तरीके बहुत सिमिलर से हैं, तो वो याद करने में बहुत मुश्किल नहीं है। एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे आपको वो लर्न हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास जो नेम रिएक्शंस है वो बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इसको देखेंगे हम क्या होता है। सेकेंड है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है कोरे हाउस सिंथेसिस। फोर्थ है, इन तीनों को तो नेम रिएक्शन के तौर पे आपको डायरेक्टली एज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करना है। फोर्थ आप कर सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके बाद अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जानते हैं जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस आते हैं। एल्केन्स हमें बनाना ही है, बचे एल्कीन और एल्काइन। तो अब हम करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। उसके बाद हम जानते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हमने डाला फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बाद हम जानते हैं एल्कोहल, तो हम लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स या फिर एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो इतनी रिएक्शन बस हमें देखनी है, ये हमारी हो जाएगी सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है बच्चों? वुड्स रिएक्शन सिंपली कुछ नहीं है, हम एल्किल हैलाइड्स लेते हैं। हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड RX, दूसरा एल्किल हैलाइड हमने ले लिया R-X, और इनके साथ हमने रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल की। तो सोडियम जो है वो X के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब हैलाइड के साथ, हैलोजेंस के साथ, इसलिए सोडियम दोनों हैलोजेंस को अपने साथ ले लेता है और जो बचा हुआ ग्रुप होगा वो आपस में जुड़ जाता है। बल्कि मैं चाहे तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख के दिखा दूँ तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो सकती है चीज़, कि मैं यहाँ पर इस X को इस तरफ लिख दूँ, यानी प्लस X R-, और यहाँ से सिंपली NaX निकल जाएगा और बनेगा क्या, 2NaX तो निकल गया, प्लस R-, यानी जो भी ग्रुप्स आपने लिए हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आपको फोकस किस पे करना है कि हमने क्या एज अ कैटलिस्ट लिया है, एज अ प्रिकर्सर, जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया है सोडियम। सोडियम क्या होता है हमको पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ये निकालने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? इसको निकालेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है। अब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तब जब कोई लेने वाला हो। हमारे पास स्टेप 1 क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, किसके द्वारा, RX है और ये हमारा Na है, सोडियम। अब ये Na इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों को दे सकता था, R को भी दे सकता था, X को भी दे सकता था, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। क्यों ले लेगा? देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इस बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन R का, एक इलेक्ट्रॉन X का, दोनों बीच में रख देते हैं और दोनों ही पकड़ लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को R और X दोनों शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर X पे गए तो X माइनस बनेगा, अगर R पे गए तो R माइनस बनेगा, और दूसरा वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इनमें से जिसको भी देगा उसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और बाकी का इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर सपोज मैंने कहा X पे दिया, इसने X पे दिया, तो X के पास से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो थे वो दोनों के दोनों R ले लेगा। उस समय क्या बनेगा, R माइनस, और Na जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और X जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि X जो है उसके पास उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसको मैं अब यहाँ पर ऐसे आपको येलो से दिखा देती हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो R ने ले लिए, लेने की वजह से X पर आया पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, वो ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम से X लेता है तो उसका प्लस चार्ज खत्म हो जाता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, सिंपली एक प्रकार का ये फ्री रेडिकल बन जाता है। तो अब यहाँ पर Na प्लस X रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि फ्री रेडिकल और आयन की रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं है। तो क्या प्रोसेस बचा हमारे पास प्रोसेस आया फिर
कि आर एक्स, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देगा, आर को देगा। जब वो आर को देगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएंगे एक्स की ओर। इस केस में क्या बनेगा, आर फ्री रेडिकल, एक्स माइनस बनेगा यहाँ से, और एन एन इलेक्ट्रॉन दिया वो बनेगा Na+। अब Na+ और x माइनस मिला के क्या बनते हैं, NaX। ऐसे लिखने का मतलब है कि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, आयनिक चार्ज है। आयनिक चार्ज हम समझते हैं, आयनिक चार्ज का मतलब है कि दोनों आयंस पानी में डाले जाने पर पूरी तरह सेपरेट हो जाते हैं, आराम से घूमते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, चाहे वो सोडियम की बात करूँ चाहे वो एक्स की बात करूँ। यहाँ से आर फ्री रेडिकल बना। अब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को बनाता है, ये आर दूसरे फ्री रेडिकल आर से जुड़ेगा और हमारा आर डैश फ्री रेडिकल से जुड़ेगा और हमारा क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड, आर आर डैश। ये जो आर आर डैश है ये, क्योंकि आर डैश भी सेम प्रोसेस में जैसे आर बना वैसे आर डैश दूसरे स्टेप में हम दिखा सकते हैं, या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दो फ्री रेडिकल बनते हैं और दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये होगा इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इसमें हम लोग पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, इसको आप याद कीजिएगा, पोटेशियम यानी के, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ हम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, किसका, एसिड का। सपोज हमारे पास कोई एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसकी अगर हम बेस से रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा इसका सॉल्ट। क्या बनता है, वाटर के अलावा यहाँ से हमने बल्कि वाटर ऐसे दिखा दूँ मैं, यहाँ से के और H और OH मिलकर वाटर बना देते हैं, बाकी जो कुछ बचा वो सॉल्ट के रूप में जुड़ जाता है। CH3CO- K+, 2 आयंस हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं सॉल्ट, और क्या निकलता है इसमें से, वाटर निकल जाता है। अब ये जो सॉल्ट है इसी की हमें करनी है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में एक हमारे पास वेसल होता है, बर्तन होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब वो दोनों मेटल की प्लेट्स जो हैं वो हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी से। बैटरी से उसे हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो होने से इस वेसल में जो कुछ भी हमने सोल्यूशन लिया है आयनिक, वो जा उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। जो भी कंपाउंड आपने इसके अंदर लिया होगा, जो भी सोल्यूशन लिया है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लिसिस यानी कि टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिया, पोटेशियम एसीटेट, तो मैं इसको लिख वैसे ही रही हूँ, CH3COO- K+, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स दो थे उसमें जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा यानी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास आएगा कौन, नेगेटिव चार्ज वाला यानी एनायन, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एनोड। एनोड वो होगा जिस पर एनायन आएगा, और कैथोड वो होगा जिस पर कैटायन आएगा, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एट एनोड अगर हम देखते हैं, एनोड में कौन आएगा, एनायन। एनायन क्या है हमारे पास, एसीटेट आयन, तो देखते हैं CH3COO-। अब ये जब जाएगा एनोड के ऊपर, एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है इसका वो ख़त्म होगा। ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कैथोड पर जब कोई चीज़ आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका वो चार्ज खत्म होगा। वो कब खत्म होगा, जब पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी इलेक्ट्रोड्स पर क्या काम होना है, इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज खत्म होने हैं। तो सिर्फ आपको सोचना है कि चार्ज खत्म कैसे होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कब खत्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलते ही क्या बनाइए, CH3COO फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान रखिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मैंने कहा AB, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन A का है दूसरा B का है, दोनों ने शेयर कर रखा है। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन जब A के पास जाएंगे तब तो A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो A का ही था, जो दूसरा वाला है वही तो एक्स्ट्रा गया जो नेगेटिव चार्ज लाएगा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको A डबल इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो ये करेक्ट होगा, और B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो मैं दिखा रही हूँ उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो A का अपना पहले से ही था, जो कि उसने बीच में रखा था शेयर करने के लिए। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसने B का लिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकला CH3COO- में से, तो उससे क्या बन गया, CH3COO फ्री रेडिकल, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल प्रिपेयर करेगा, और अगर उसे दूसरा कोई फ्री रेडिकल मिल गया पहले से तो उससे जुड़ जाएगा। ये 2 काम करता है फ्री रेडिकल।
अगर एक फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल नहीं है रिएक्शन में, तो दूसरा बनाएगा, और अगर दूसरा है तो उससे जुड़ करके रिएक्शन को ख़त्म करेगा। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बना, अभी दूसरा कैसे बनाएगा, अपने बगल वाले कार्बन के पास, ये जो कार्बन है इसके पास इसके बॉन्ड को वो फ्री रेडिकली तोड़ेगा, यानी होमोलिटिकली तोड़ेगा। ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है। जब ये होमोलिटिकली टूटता है तो क्या बनता है, देखिए CH3 फ्री हो जाता है एज अ फ्री रेडिकल, और यहाँ इस C के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल बॉन्ड, O के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड O। अब दोनों जो दो एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ये वाले जो मैं रेड करके दिखा रही हूँ, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बना देते हैं। किस प्रकार से, यानी यहाँ क्या बनता है हमारे पास CH3 प्लस CO2, इस प्रकार से ये बॉन्ड आ जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़ जाता है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये इस तरह से, जो कि मैं लिखूँगी इस प्रकार से, लिखने के लिए इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, सपोज यहाँ पर इस प्रकार से लिखूँगी तो ये बन जाता है। तो यानी यहाँ से क्या निकला, हमारे पास एक CO2 गैस फ्री हुई। क्वेश्चन आता है कि CO2 गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर फ्री होती है, तो कौन से पे होती है, एनोड पर। और यहाँ से एक हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो गया। अब ये दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ सकता है। स्टेप 2 में बन जाता है हमारा CH3, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया है। ठीक है, तो हमारा एनोड पे अगर मैं ओवरऑल लिखूँ तो क्या हुआ, CO2 बनती है और ईथेन प्रिपेयर हो जाती है। एट कैथोड अगर हम देखते हैं यहाँ पर, एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, पोटेशियम जाएगा, क्योंकि कैटायन जाएगा कैथोड के ऊपर। तो पोटेशियम गया कैथोड के ऊपर। मैंने क्या कहा कि वहाँ जाके चार्ज खत्म हो जाता है बस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ निकला था वो यहाँ पे एक प्रकार से जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इसका चार्ज खत्म, ये बन गया, चार्ज खत्म, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से अब ये पूरा प्योर पोटेशियम बन गया। पोटेशियम क्या होता है, 2881, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो पोटेशियम है अब ये बहुत एक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि पानी से तुरंत रिएक्ट करता है और आप देखेंगे कि आग जल जाती है। उसी तरह से वही सेम रिएक्शन यहाँ हो रही है पोटेशियम की वाटर के साथ। वाटर से रिएक्ट करेगा पोटेशियम, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, KOH एंड H2 गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा वो वाटर में से। तो यानी कि कैथोड पे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इसका एक क्वेश्चन जैसे मैं अगर आपको दूँ उसको आप करेंगे सभी। एक कंपाउंड हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH, COOK, मैलिक एसिड का सॉल्ट है पोटेशियम, पोटेशियम मैलिएट। इसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा हमारा मेन प्रोडक्ट, और बाकी और भी प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन सभी करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थर्ड हमारी है वुल्स रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन के बाद नेक्स्ट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखेंगे आप, यहाँ पर C है तो यहाँ पर हम कॉपर सॉल्ट लेते हैं। कॉपर सॉल्ट यानी कि R2CuLi लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है कोरे हाउस रिएजेंट R2CuLi लेते हैं। ये कंपाउंड सिंपली रिएक्शन करता है RX से, RX प्लस R2CuLi। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इस पर हैश लगा देती हूँ, R डैश प्लस X, मतलब R डैश X प्लस R2CuLi। क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये जो R2CuLi है, इसको आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का होता है, Cu उसके ऊपर दोनों R लगे होते हैं और यहाँ पर Li है। तो एक RCu तो वैसे ही रह जाता है, यहाँ से एक दूसरा जो R है वो यहाँ जुड़ता है और X जो है वो Li से जुड़ता है, यानी Li और X आपस में जुड़ेंगे, LiX बनाएंगे। एक R जो Cu के ऊपर लगा रह जाता है, बच जाता है, और R डैश से R जुड़ जाता है, यानी हमारा एल्केन बन जाता है। तो ये होती है हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस। सिंपल रिएक्शन है, इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेती हूँ मैं, CH3Cl ले लिया मैंने और CH3Cl के साथ हमने ले लिया C2H5 होल ट्वाइस CuLi। क्या बनेगा, CH3C2H5 प्लस C2H5Cu प्लस LiX। ये हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस। ओके, हाँ, लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो ये आप एल्किल हैलाइड लेंगे, ये वाला आपका कोशिश करिए कि प्राइमरी हो। बाकी इस वाले को आप R2CuLi का जो एल्किल ग्रुप है वो आप कोई सा भी ले सकते हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो,
टर्शरी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कैसा भी, ये आप कैसा भी ले लो, लेकिन ये आप कोशिश करो कि छोटा ग्रुप हो, प्राइमरी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लिथियम एक छोटा ग्रुप है, छोटा एलिमेंट है, तो उसके साथ जो ग्रुप होगा ना वो कहीं भी उसको एंट्री करा सकता है। ये इसके साथ आप बड़ा ग्रुप भी लगा सकते हो, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर आप बड़ा ग्रुप मत लगाइए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सपोज मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि प्रिपेयर CH3 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 by the help of Corehouse synthesis, ठीक है। अभी क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स लेने हैं, जो हमें बनाना है उसके 2 पार्ट्स। हमने इसको एक तरफ से तोड़ा, CH3 CH3 और दूसरा केवल CH3। आपको सोचना है किधर हम Cl लगाएं और किधर R2CuLi के रूप में लें। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी ये वाला है यानी सिंगल है, यानी प्राइमरी भी क्या है, मेथाइल है, सबसे छोटा है, यहाँ हमने Cl लगाया, और इस वाले में हम क्या लगाते हैं, इसको हम लोग करते हैं 2CuLi। इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो ही बनेगा, यानी कि CH3 कहीं कहीं CH3 को मेथिल भी लिखते हैं हम लोग, और C2H5 को एथिल भी लिखते हैं, इस तरह से, मतलब Me और Et भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था कोरेहाउस सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था वो लेते हैं हम, दैट वाज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, देखिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज अभी हमने लिया था RCOOH प्लस KOH लिया था हमने, यहाँ पर हम ले रहे हैं RCOOH प्लस NaOH, क्या लेंगे, प्लस NaOH, तो हमारा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। क्या बनेगा, RCOO माइनस Na प्लस, सिंपली वाटर निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, ऐसे जैसे वहाँ किया था हमने। अब ये जो सॉल्ट है इसको हम लोग गर्म करते हैं, मेन है, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब इसको आप जब गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हीट करते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH CaO, NaOH एंड CaO के प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। जैसे वहाँ पे हमने किया था, वहाँ हमने कैल्शियम सॉल्ट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, उसी तरह सोडियम सॉल्ट को हम गर्म करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ ये जो चीज़ है ये निकल जाएगी, Na2CO3 निकल जाएगा, मतलब यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 जब निकलता है तो बचा क्या हमारे पास, देखिए Na2CO3, ये तो वहाँ से निकला, बचा जो वो आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ से R बचा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट से, और NaOH से H बचा, इसका मतलब यहाँ पर RH बच जाएगा। सपोज एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, इसका सोडियम सॉल्ट हमने बना लिया, सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए NaOH से रिएक्शन कराई, बन गया हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम एसीटेट, CH3COO माइनस Na प्लस। इसको हमने गर्म किया NaOH CaO के साथ, सोडियम लाइम के साथ, क्या हो जाएगा इसमें, जैसे हमने किया उसमें सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा और यहाँ पे ये निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट के रूप में। बचेगा क्या हमारे पास सॉरी CH3H, यानी कि CH4, क्या बना हमारे पास, CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह इसका नाम क्या है, अगर मैं IUPAC लिखूँ, दिस इज इथेनोइक एसिड, यानी यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है, और इसका नाम क्या है, मीथेन, यानी 1 कार्बन आ गया। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन आपने कम कर दिया। इस प्रोसेस से हम कार्बन चेन को 1 कार्बन से घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि हमारे पास एल्कीन वगैरह भी होती है, हम उससे भी बना सकते हैं, तो वो हमारा होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम लोग जैसे हमने लिया एल्कीन CH2
प्लस इस प्रोसेस में आप कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट कौन सा होता है इसमें? सिंपल, आप निकेल ले सकते हो। निकेल वाला ग्रुप पूरा जो है, निकेल, उसके नीचे पैलेडियम होता है, प्लैटिनम होता है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप लेंगे तो ये जो मेटल हैं ये क्या करते हैं, H2 को जोड़ देते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मैंने बताया था, पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ एडिशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड प्रिफर्स टू कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के पास एक एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे फ्री होता है, उस पर आके कौन जुड़ता है? यही हाइड्रोजन H2 सॉरी। तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें जुड़ जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं लेती हूँ अच्छा, यहाँ पे निकेल H2 के अलावा हम पैलेडियम H2 भी ले सकते हैं या फिर प्लैटिनम H2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो CH, ठीक है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है फिर से एल्केन में, तो इसके साथ भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, यानी कि यहाँ पर 2 H2 ऐड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 H2 ऐड हो सकते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो ये पहले कन्वर्ट इसमें होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है, एक H2 जुड़ता है और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। उसमें क्या यूज़ करते हैं? लिंडलार। तो फिलहाल वो हमारे यहाँ पर अभी पार्ट इसका नहीं है, वो हम एल्कीन में करेंगे, लेकिन यानी इसका पार्शियल रिडक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम लिया H2 के साथ, ये इसका कंप्लीट रिडक्शन करेगा। तो लिंडलार कैटलिस्ट था ये। तो उस केस में हम लोगों को एल्केन मिल जाएगा। तो फिलहाल हम एल्केन पर ही फोकस करते हैं। तो ये हमारा क्या बना देगा? एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है हाइड्रोजनेशन के बाद, अब हमारे पास जो सिंपल रिडक्शन है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड है, जैसे ये ऐसे कोई पाई बॉन्ड है, सपोज हमारे पास है RCOH एल्डिहाइड या RCOR- कीटोन। अब इनमें जो RCO ग्रुप है इसको रिड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला हमारा है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा है इसका तरीका, उसको हम कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या रिएजेंट यूज़ होते हैं? पहले क्लेमेंसन में यूज़ करते हैं हम लोग ZnHgHCl। अब वोल्फ किश्नर में हम यूज़ करते हैं NH2, यानी होता है हाइड्राजीन, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। इन द बेसिक मीडियम OH- के साथ जब आप यूज़ करते हैं तो इस केस में हमारा जो दोनों CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप यानी कि इसके बॉन्ड दोनों जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन दोनों पर हाइड्रोजन ऐड करता है। यानी सिंपली CO, 2 बॉन्ड्स हटेंगे और उस जगह दोनों पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यानी क्या बनता है? CrCH2H, यानी हम कह सकते हैं RCH3, ठीक है। तो ये सिंपली इसका काम क्या है इन रिएजेंट्स का, कि CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना। CO ग्रुप है, इसको कन्वर्ट करते हैं CH2 में, यानी 2 बॉन्ड्स थे यहाँ पर, ये और ये 2 बॉन्ड्स, उन दोनों को इसने यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। तो ये रिडक्शन होता है हम लोग का सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक सुपर रिएजेंट है जिसको कि हम कह रहे हैं कि वो किसी भी ग्रुप को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट इज़ रेड फॉस्फोरस एंड HI। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रुप हो उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस कंपाउंड को एल्केन में, आप इसका यूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने सिंपली इस वाले कंपाउंड को ही जो हमने लिया था, इसमें भी आप यूज़ करेंगे अगर रेड फॉस्फोरस HI, ये बन जाएगा RCH3। अगर हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस HI ले लीजिए, 2 कार्बन का, मतलब R के बाद एक ही कार्बन है तो R के बाद एक कार्बन वाला एल्केन बन गया। हमारे पास है RCl, उसको आपने ये ले लिया, RH हो जाएगा, Cl की जगह पर H हो जाएगा। हमारे पास है ROH, आपने यही ले लिया, RH हो जाएगा। यानी जो भी ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप हट करके यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। जितने बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को हटाएगा और वहाँ पर H लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक H तो पहले से था, अगर मैं इसकी बात करूँ एल्डिहाइड की, एक H पहले से था, तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड्स को हटाएगा, यहाँ H2 लगा देगा, मतलब 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके बाद एसिड है, सेकेंड वाले में देखिए उसके नीचे 1 2 3 जगह पर हाइड्रोजन नहीं है तो 3 जगह पर हाइड्रोजन लगा देगा। यहाँ पर एक ही ग्रुप है
Cl वहाँ हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। यहाँ पर एक ही ग्रुप है, उसको हटा करके हाइड्रोजन लगा देगा। तो कोई भी कंपाउंड हो, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना हो एल्केन में, तो ये बेस्ट रिएजेंट है। रेड फॉस्फोरस HI सुपर रिएजेंट है, ये इसको तुरंत रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट कर देगा एल्केन्स में। इसके अलावा एल्किल हैलाइड्स को भी हम कन्वर्ट करते हैं, बेटर मेथड है हमारे पास एक और। एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं RCl और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं RH में। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। या अगर जिंक कॉपर दोनों नहीं लेना चाहते आप, तो आप जिंक के साथ एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, वो भी ये सेम काम करता है, Cl को हटा करके H लगा देता है। इसके अलावा इसका एक और इनडायरेक्ट मेथड है, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीशियम ईथर। ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम लेते हैं हम, तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, R और Cl के बीच में घुस जाता है, ये बनता है RMgCl। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या नाम होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बहुत आसानी से रिएक्ट कर सकता है, किसी भी कंपाउंड से आप रिएक्ट कराना चाहो तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रिएजेंट है। अभी हम देखेंगे आगे इसका बहुत यूज़ है। तो सिंपली फ़िलहाल हमको इसमें क्या होता है, R जो है वो माइनस होता है और MgCl जो है प्लस होता है। तो R माइनस को हमें H जोड़ना है। हम कोई भी ऐसा चीज़ ले लें जो H दे सके। H कौन देगा, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। जैसे ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हेलोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसके अलावा एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड में लिया, हमने सिंपली वाटर ले लिया, वाटर में ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कैसी होगी, एसिडिक। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकती है। तो R माइनस H+ से जुड़ करके क्या बना देगा, RH, हमारा एल्केन इस तरह भी प्रिपेयर हो सकता है। तो ये थी सारी बातें इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।